हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द कॉमर्स 24/7 चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पार्ट नंबर 4। तो सारे बच्चे आ जाइए भाई फटाफट से। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी रीड्रेसल एजेंसीज को, जहां पे जाके कंज्यूमर अपनी शिकायतों को दर्ज कराते हैं। तो यार देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे पार्ट्स की वीडियोस में, और इसके पहले 3 पार्ट्स मैं आपके लिए लेके ऑलरेडी आ चुका हूं। यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीड्रेसल एजेंसीज, यानी कि कौन सी वो एजेंसीज हैं, कौन से वो कोर्ट्स हैं या कौन से वो फोरम्स हैं जहां पे एज अ कंज्यूमर आप अपने साथ हुए किसी भी गलत काम की शिकायत दर्ज करा सकते हैं एंड उनमें आप न्याय या इंसाफ की मांग कर सकते हैं, है ना। बेसिकली ये कुछ तरीके के कोर्ट्स ही होते हैं, सिमिलर टू कोर्ट्स होते हैं, जहां पे आप अपनी आवाज बुलंद करते हो और आपको न्याय मिलता है, ठीक है ना। तो चलो यार शुरू करते हैं। और टॉपिक मैंने आपको बता दिया, रीड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, अब सबसे पहले सबसे छोटे लेवल पे आता है बेटा डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है उसकी कुछ खास बातें हैं, और फिर स्टेट कमीशन है, फिर नेशनल कमीशन है। तो हम कुछ बेसिस पकड़ के चलेंगे और डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन सभी को कवर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात किया जाए तो यहां पे 3 मेंबर्स होते हैं, है ना। कितने मेंबर्स हैं? देयर आर 3 मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट फोरम। इनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो भी राज्य सरकार है वो अपॉइंट करती है, जिसमें एक आपका प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स भी होते हैं। मैंने इनको रेड से भी मार्क कर रखा है एंड इनको बॉक्स में डाल दे रहा हूं क्योंकि यही आपके कीवर्ड्स है। अच्छा, इन 2 अदर मेंबर्स में से एक मेंबर का वुमेन होना बहुत जरूरी है, राइट। इन 2 मेंबर्स में से एक मेंबर का वुमेन होना बहुत जरूरी है। अब मैंने बताया ना, सबसे छोटे लेवल पे क्या होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, एक जिले में अगर कोई कोर्ट है तो उसके हिसाब से। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपके कॉम्पनसेशन की वैल्यू 0 से लेकर 20 लाख रुपए तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम जा सकते हैं। पढ़ के देख लेते हैं भाई, आपको बोर्ड्स के पेपर में कैसा लिख के आना है। A complaint can to be made to the appropriate district forum, यानी कि जिस जिले में आप हैं उस जिले में आप जाके शिकायत दर्ज कराइए। When the value of the goods or services in question along with the compensation, जब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कॉम्पनसेशन के साथ साथ 20 लाख से ज्यादा की ना हो तो आपको कहां पे जाना है? डिस्ट्रिक्ट फोरम पे जाना है। In case the aggrieved party is not satisfied with the order of the district forum, अगर आप aggrieved यानी कि ऐसी पार्टी जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, अगर ऐसा कंज्यूमर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम के उससे जजमेंट से या उनके ऑर्डर से, तो आप बेटा 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट कमीशन भी जा सकते हैं। कितने दिन के अंदर अंदर? आप 30 दिनों के अंदर अंदर स्टेट कमीशन जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज है डेट 1 जनवरी और 1 जनवरी को जो है ऐसा हुआ कि आपको ऑर्डर पास किया गया, तो आप बेटा 31 जनवरी तक वेट करेंगे, 30 जनवरी तक वेट करेंगे और आपको 30 जनवरी से पहले पहले ही स्टेट कमीशन जाना होगा। तो ये हो गया भैया हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगेन रिवाइज करा दे रहा हूं, यहां पे 3 मेंबर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट इनको जो है इलेक्ट करता है, एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक मेंबर का महिला होना जरूरी है। 20 लाख तक अगर कॉम्पनसेशन और गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होगी तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जाएंगे। थर्ड बात है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर के 30 दिनों के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ। ओके, तो नेक्स्ट क्या आता है भाई? नेक्स्ट आता है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन को देख लेते हैं। यहां पे भी स्टेट कमीशन में भी एक आपका प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर्स होते हैं। उन 2 अदर मेंबर्स में से एक मेंबर का वुमेन होना बहुत जरूरी है। इनको भी अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे यूपी में स्टेट गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ की, यानी बीजेपी की, तो योगी आदित्यनाथ जी क्या करेंगे, उनकी जो सरकार है वो क्या करेगी? स्टेट कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करेगी। ओके, अच्छा, यहां पे अगर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू और कॉम्पनसेशन को देखा जाए तो वो बेटा 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक होती है। यानी कि अगर आपने कोई ऐसा सामान खरीदा है जो 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम हो तो आप कहां जा सकते हैं? स्टेट कमीशन जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से खुश नहीं थे तो भी आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं, लेकिन स्टेट कमीशन आपको डायरेक्टली तभी जाना है जब 20 लाख से 1 करोड़ का अमाउंट हो। अगर 20 लाख से कम अमाउंट होगा तो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम जाना है, फिर उसके बाद स्टेट कमीशन जाना है। ओके, अच्छा, एक ये भी लास्ट में बात लिखी हुई है कि अगर स्टेट कमीशन के फैसले से खुश आप नहीं है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेट कमीशन का फैसला, देन यू कैन अपील टू नेशनल कमीशन, है ना। और अगेन बेटा 30 दिन का समय आपको मिल जाता है, विद इन द 30 डेज ऑफ द टाइम,
राइट। अगर आप स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो आप नेशनल कमीशन भी जा सकते हैं। दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूं, एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अमाउंट जो है कॉम्पनसेशन का और गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। स्टेट कमीशन आप जा सकते हैं अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं इंसाफ मिला है, और नेशनल कमीशन जा सकते हैं अगर आपको स्टेट कमीशन से भी इंसाफ नहीं मिला है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल कमीशन की। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट है और 4 अदर मेंबर्स हैं। कितने अदर मेंबर्स हैं भाई? 4 अदर मेंबर्स हैं, और उन 4 मेंबर्स में से एक मेंबर का महिला होना बहुत जरूरी है, यानी कि वुमेन होना बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो अपॉइंट करती है। ओके, अच्छा, यहां पे मैं अगर अमाउंट की बात करता हूं तो 1 करोड़ एंड अबव का जो अमाउंट होगा ना, 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वैल्यू ऑफ कॉम्पनसेशन अगर 1 करोड़ से ज्यादा का होगा तो आप जा सकते हो नेशनल कमीशन। यानी कि अगर मैं कहूं कि 1 करोड़ 1 रुपए है ना, 1 करोड़ एंड 1 रुपी, तो आप जा सकते हो नेशनल कमीशन में। अच्छा, स्टेट कमीशन के फैसले से अगर आप खुश नहीं हैं तो आप नेशनल कमीशन जा सकते हैं, है ना, लेकिन नेशनल कमीशन के आगे नहीं जा सकते हैं। देखो, पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट फोरम से खुश नहीं हो तो स्टेट कमीशन जा सकते हो, स्टेट कमीशन से खुश नहीं हो तो नेशनल कमीशन जा सकते हो। समझ रहे हो? और मान लो तुमने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी की वैल्यू है 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए तो कायदे से तुम्हें यहीं पे फैसला हो जाना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट फोरम में, लेकिन फिर भी सरकार तुमको मौका दे रही है, ये कानून तुमको मौका दे रही है कि 15 लाख रुपए की गाड़ी के लिए तुम डिस्ट्रिक्ट फोरम भी जा सकते हो, स्टेट कमीशन भी जा सकते हो, नेशनल कमीशन भी जा सकते हो 15 लाख की गाड़ी के लिए, है ना। अब 15 लाख तुम्हारे लिए बड़ा अमाउंट होगा, लेकिन बेटा इतने जरूरी मुद्दे हैं इस देश में, और तो नेशनल कमीशन के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत नहीं आएगी, है ना। नेशनल कमीशन का जो फैसला होगा वही आपके लिए अंतिम फैसला माना जाएगा, है ना, अगर आपका अमाउंट छोटा है। नेशनल कमीशन से आगे आप कहीं भी जा नहीं सकते हो, यह बात आप समझ लो, अगर अमाउंट आपका छोटा है। लेकिन अगर अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि डायरेक्टली आप नेशनल कमीशन आए थे तब आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द नेशनल कमीशन का ऑर्डर, देन यू कैन ऑल्सो गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, विद इन द 30 days इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द नेशनल कमीशन ऑर्डर। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? देखो, अब एक तरफ आप सोच रहे होगे सर अभी तो आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर छोटे मोटे अमाउंट है 15 लाख 50 लाख, तब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। बट मान लीजिए आपका अमाउंट था 10,000 करोड़, किसी कंपनी का अमाउंट था 10,000 करोड़, समझ गए, 10,000 करोड़ का अमाउंट था, ऑब्वियसली बात है पहले नेशनल कमीशन में जाओगे, नेशनल कमीशन में नहीं मिलेगा तो 10,000 करोड़ एक बड़ी रकम होती, तब सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगी, तब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन इतने छोटे अमाउंट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास देश के और भी मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब सर एक सवाल आता है, सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारी एनसीईआरटी की किताबों में है, स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, बट सर सीयूईटी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, तो सर क्या पढ़ना चाहिए, कैसे डिफरेंस है? आपने कभी भी 4 पार्ट्स की वीडियो में आपने कभी भी डिस्कस नहीं किया कि 1986 और 2019 में क्या फर्क है। मैं आपको बताने वाला हूं, अभी सुनिए बात को। 1986 की बात किया जाए और 2019 की बात किया जाए तो दोनों में बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बच्चों तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपके सिलेबस में ऐड नहीं होते, ठीक है। जो होते हैं वो सुन लो, वो जरूरी है। जैसे कि मैंने सबसे पहला जो डिफरेंस है वो अमाउंट का डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है तो 20 लाख तक, स्टेट कमीशन में जाना है तो 20 लाख से 1 करोड़ तक, और अगर नेशनल में जाना है तो 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होना चाहिए, ये 1986 के हिसाब से। लेकिन 2019 में क्या हुआ बेटा, अमाउंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दी गई है। अगर आपका वैल्यू 1 करोड़ तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं, नोट कर लो, याद कर लो। 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है तो स्टेट कमीशन जा सकते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा है अबव ₹10 करोड़ तो आप नेशनल कमीशन भी जो है वो जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस था वो अमाउंट का था, जो मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। उसके बाद सर और कोई डिफरेंस है? और भी डिफरेंसेस हैं, वो भी समझ लीजिए बेटा। 1986 की बात किया जाए, 1986 की बात, आप शायद उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। और 1986 की अगर बात किया जाए तो आप देखो ना
उस समय क्या अमेजन थी, क्या फ्लिपकार्ट थी, क्या मिंत्रा, मीशो, अजियो ऐसी वेबसाइट थी, क्या जोमेटो, स्विगी था? नहीं था। उस समय अगर ई कॉमर्स था तो वो इतने बड़े लेवल पे नहीं था। लेकिन अगर आज 2019 2023 की बात किया जाए तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी आ गई। अब लोग खाना सामान अपने घर तक डिलीवर करवाते हैं ना, तो उनके लिए पहले कोई प्रोविजन नहीं था, आज उनके लिए प्रोविजन बन गया। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, इसमें कुछ रटने की बात नहीं है, लॉजिकल है। 1996 में ई कॉमर्स नहीं था, 2019 में है, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड भी प्रोविजंस लाए गए हैं इसी एक्ट के अंदर। दूसरा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, मीडिएशन सेल की बात किया जाए, मीडिएशन सेल यानी कि ऐसे लोग जो आपके मसले को कोर्ट के बाहर सुलझा दे, या कहा जाए सुलटा दिया जाए, ठीक है, सुलझा दिया जाए आपके पूरे मसले को। तो देखो बेटा, 1986 में कोई मीडिएशन सेल नहीं थी, यानी कि आपको अगर शिकायत दर्ज करानी थी तो आप कंज्यूमर कोर्ट ही जा सकते थे। उसमें होता क्या था बेटा, बहुत खर्चा भी हो जाता था और दोनों पार्टीज का टाइम वेस्ट होता था, कंपनी का भी और कंज्यूमर्स का भी। लेकिन आज की डेट में जो कंज्यूमर कोर्ट है ना, वो मीडिएशन सेल के द्वारा सेटलमेंट करा देती है। देखो बेटा, आज हम बात करें, इंडिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, 1996 में उतनी नहीं हुआ करती थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कोर्ट्स लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है सरकार के पास। सरकार ने ऐसे लोगों का चयन कर दिया है मीडिएशन सेल, मीडिएशन यानी कि बीच बचाओ, यानी कि मैटर जो लोग सुलझा दें, मैटर समाप्त करा दें, है ना। तो ऐसे लोग जो कह सकते हैं ना, बीच बचाव करके दोनों पार्टीज का मसला जो है कोर्ट के बाहर ही सुलझा देते हैं, उन्हें मीडिएशन सेल कहते हैं। तो आज की डेट में क्योंकि रिसोर्सेज कम है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कोर्ट कहां तक बातें सुनेगा, तो उन्होंने मीडिएशन सेल निकाल दिया। अब मीडिएशन सेल का मतलब ये नहीं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट ये भी एक तरीका है बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के अपना काम करवाने का। ओके, ये आते हैं रेगुलेटर के ऊपर। देखो बेटा, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कानून तो बनाया गया, बट कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई, है ना। तो यहां पे कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन 2019 की बात किया जाए तो जैसे आपने सुना है ना, फाइनेंशियल मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? सेबी है। इंश्योरेंस मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। वैसे ही 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक अथॉरिटी को बनाया गया जिसका नाम था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। समझ गए? अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, हम कंज्यूमर कोर्ट की बात करते हैं। देखो बेटा, 1986 में क्या होता था कि आप कंप्लेंट को वहीं फाइल कर सकते हो जहां पे सेलर का ऑफिस है। यानी कि मान लीजिए मैंने सामान खरीदा लखनऊ में और सेलर का ऑफिस है दिल्ली में, तो पहले मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली जाके शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट में। लेकिन आज ऐसा नहीं है, कंप्लेनेंट जहां भी हो वो अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है, यानी कि शिकायतकर्ता जहां कहीं भी हो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। अगर मैं लखनऊ में हूं और मेरा सेलर तमिलनाडु में है ना, तो सेलर को आना पड़ेगा, कोर्ट समन भेजेगी और बुलाएगी, मैं अपने लखनऊ में ही कर दूंगा। समझ रहे हो? तो कुछ इस तरीके से कुछ बदलाव किए गए। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बदलाव है ये दो, ठीक है। और इसके अलावा ये हो गया थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट और ये हो गया थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आप बच्चों के लिए CUT के सिलेबस को देख लो, चाहे बोर्ड्स के सिलेबस को देख लो, इससे ज्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और अब मैं ये कह सकता हूं ऑफिशियली कि मेरी जो पार्ट्स की वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और मेरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है। तो प्लेलिस्ट को कवर कर लो भाई साहब, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जितने ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते थे मैंने बनाने की कोशिश की है, ताकि आप मौज मौज में पढ़ते रहें। तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं आप प्लेलिस्ट कैसे कवर कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो बच्चे यहां पे देख रहे हैं तो एक बार जरा ध्यान से सुनना कि प्लेलिस्ट कैसे कवर होगी। सबसे पहले बेटा आप कॉमर्स अड्डा पे तो हो ही, है ना, तो कॉमर्स अड्डा पे जाओ, आराम से जाओ कॉमर्स अड्डा पे। और कॉमर्स अड्डा पे जाने के बाद यहां पे टाइप कर दो, हाँ यहां पे टाइप कर दो कॉमर्स अड्डा 247, है ना। ठीक है जी, कॉमर्स अड्डा 247 आ गया। अब जैसे ही आप यहां पे जाओगे ना, चैनल पे जाओगे तो ये आ गया चैनल, ठीक है। इसको पॉज कर देते हैं और ये यहां पे दिखा देते हैं प्लेलिस्ट। अब ये देखिए, क्लास 11 की प्लेलिस्ट यहां पे रखी हुई है आपके लिए, क्लास 12 की प्लेलिस्ट रखी हुई है ना। और इसमें व्यू फुल प्लेलिस्ट पे करेंगे तो आप बेटा यहां पे देख सकते हो सारी वीडियो, चैप्टर पार्ट 1 से लेकर सारे पार्ट सारे चैप्टर्स के आपको नजर आ जाएंगे। और सिर्फ मेरे ही नहीं, आपको सारे टीचर्स के नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो प्लेस तक हो गया, आप अभी मार्केटिंग में
और आपको धीरे धीरे प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी और पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक आपको नजर आ जाएगा। आप प्रिंस सर का देख सकते हो, प्रिंस सर की प्लेलिस्ट यहां पे आपको नजर आती है। और आप जो है बेटा अकाउंट्स का देख सकते हो, अकाउंट्स में अमन सर की प्लेलिस्ट आपको यहां पे नजर आती है। सारे पार्ट्स के वीडियोस अमन सर ने भी कंप्लीट किए हैं, मैंने भी किए हैं। तो बच्चा पार्टी इन प्लेलिस्ट को जरूर कवर कर लीजिए और आपके बहुत काम आने वाला है। बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि अब और क्या चीजें चाहिए आपको बोर्ड्स के लिए जो हम आपकी हेल्प कर पाए, है ना, इस चैनल पे भी एंड एनीवेज कैसे भी। तो आप एक बार आप कमेंट करिए, जो गूगल फॉर्म्स वगैरह कम्युनिटी पे आते हैं वहां पे रहिए। उससे क्या होगा कि आपको भी एक कनेक्शन महसूस होगा, क्योंकि आपके फीडबैक पे ही हम भी काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम्स एंड हमारा आपका सफर ऐसे ही लंबा रहेगा। बोर्ड्स तक अपन पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। सीयूटी की तैयारी भी इसी चैनल पे होगी। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।